नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा करेंगे हम अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि अल्लू अर्जुन, आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, नहीं झुकेगा पुष्पा, लेकिन क्या पुष्पा को झुकाने की कोशिश हो रही है? क्या कोई खुन्नस निकाला जा रहा है अल्लू अर्जुन से? क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई तेलंगाना में अल्लू अर्जुन पर की जा रही है उससे ये सवाल उठ रहे हैं। तो सबसे पहले इसी की पड़ताल करेंगे और इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस अधिवेशन करने जा रही है और 100 साल पहले महात्मा गांधी की अध्यक्षता में वहां पर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। तो कांग्रेस जो है अब किस नैरेटिव के साथ वहां आगे बढ़ रही है? बेलगावी में अधिवेशन में क्या कुछ होने वाला है और क्या कर्नाटक जो है वो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह राज्य है? क्या कांग्रेस इसके जरिए भी कोई संदेश दे रही है? क्या कांग्रेस ये महसूस कर रही है कि खड़गे जी को आगे करना पड़ेगा? इन तमाम मुद्दों पर होगी बात, खास मेहमान के साथ खास चर्चा। और इसके बाद बात होगी कि संभल में जब परतें खुली, सच्चाई की परतें खुली, तो बहुत कुछ सामने आया। अतिक्रमण तो आया ही, बिजली चोरी एक बड़ा मुद्दा बन करके निकला है और अब संभल से लेकर के पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी के खिलाफ बिजली विभाग सख्त हो गई। तो पूरे प्रदेश में अब कार्रवाई हो रही है, इसकी भी पड़ताल करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि दिल्ली में बस कुछ ही महीने में चुनाव होने वाले हैं, तो अरविंद केजरीवाल दनादन फ्री का ऐलान कर रहे हैं, फ्रीबी का। एक रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, टीवी का इंटरव्यू दे रहे हैं, लगातार ऐलान कर रहे हैं। लेकिन क्या जो दिल्ली के मुद्दे हैं वो इन ऐलानों से क्या उन मुद्दों पर असर पड़ेगा, इसकी भी करेंगे पड़ताल। होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थशास्त्रियों के साथ बजट 2025-26 को लेकर की मंथन बैठक। आर्थिक विकास और बजट से जुड़े मुद्दों पर हुआ मंथन। संसद परिसर में धक्का मुक्की मामले में घायल हुए भाजपा सांसदों के स्वास्थ्य को लेकर कैलाश अस्पताल ने दिया अपडेट। दोनों सांसदों को और 4-5 दिनों तक रहना पड़ सकता है अस्पताल में। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एजेंसियां सख्त। दिल्ली पुलिस ने घुसपैठियों के वोटर और आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। छापेमारी कर 5 बांग्लादेशी समेत 11 लोगों को दबोचा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शती के अवसर पर लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम ने किया उद्घाटन। रक्षा मंत्री ने अटल जी को बताया सरल व्यक्तित्व का धनी। बाबा साहब आंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ भाजपा का बड़ा प्लान। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के आरोपों का देंगे जवाब। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले गरमाई राजनीति। केजरीवाल हर दिन कर रहे हैं फ्रीबी योजनाओं का ऐलान। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस पार्टी भी आपके खिलाफ खड़ी कर रही है मजबूत घेराबंदी। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला। कहा यह जगह खोदने के बजाय अपनी सरकार खोद रहे हैं। संभल के बाद पावर लॉस यानी बिजली चोरी वाले इलाके को किया गया चिन्हित। बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग हुआ सख्त। जबरन कब्जे से मुक्त कराने के लिए सरकार खंगाल रही है पुराने नक्शे भी। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात दक्षिण से बात इसलिए क्योंकि आपने पुष्पा फिल्म जो है, पहला हिस्सा आया था पुष्पा 1, अब इन दिनों पुष्पा 2 रिकॉर्ड तोड़ रही है हर जगह पर। उसमें एक बड़ा फेमस डायलॉग है, पुष्पा झुकेगा नहीं। तो क्या पुष्पा को झुकाने की कोई कोशिश हो रही है? कोई खुन्नस निकाला जा रहा है क्या? क्योंकि अल्लू अर्जुन से क्यों खफा है रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री? हैदराबाद के एक थिएटर में भगदड़ मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन की आज फिर से पूछताछ हो रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पुष्पा 2 के जरिए पूरे देश में धूम मचाने वाले अल्लू अर्जुन से सीएम
रेवंत रेड्डी क्यों खफा हैं? मीडिया खबरों की अगर मानिए तो एक छोटी सी भूल के कारण ये सब हो रहा है और सरकार लगता है बदला लेने के लिए बेताब नजर आ रही है। हुआ ये था कि कभी अल्लू अर्जुन मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले पाए थे, बस यही खुन्नस शायद है। फिल्म की रिलीज में भगदड़ में एक महिला की मौत पर सीधे अभिनेता को जवाबदेह ठहरा दिया जाता है तो सवाल तो उठेंगे कि नहीं झुकेगा पुष्पा। तेलंगाना उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बावजूद अल्लू अर्जुन को एक रात जेल में ही गुजारना पड़ा था और सुबह में उनकी रिहाई संभव हो पाई थी। सवाल यह है कि जिस सुपरस्टार की फिल्म दुनिया भर में तहलका मचा रही है, उन्हें पुलिस की गिरफ्तारी और पूछताछ करके क्या खबर बनाई जा रही है? प्रशासन तो अपना पल्ला भगदड़ से झाड़ रहा है जैसे उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं हो। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी अल्लू अर्जुन के मामले में खुद एक पार्टी क्यों बन रही है? कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर उनके घर पर तोड़फोड़ करने का भी आरोप और उनके विरुद्ध नारे लगाने के आरोप हैं। रेवंत रेड्डी इसे समानता का बड़ा उदाहरण पेश करना चाहते हैं, लेकिन उनके बदले की भावना भी इस मामले से पूरी जगजाहिर हो रही है। तो पुष्पा को झुकाने की कोशिश हो रही है। तो बीआरएस की नेता के कविता ने पूरे मामले पर क्या कुछ कहा, पहले उनको देख लेते हैं। Congress party is at its best in terms of trying to divert the attention of the people from the real issues and taking up frivolous issues like lodging cases against film stars, etc. तो विपक्षी बीआरएस कह रही है कि मामलों से अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, पहले उनको भी देख लेते हैं। Some student activists have gone to the residence of Allu Arjun. They say that they are affiliated to Congress, but they are affiliated to many parties because they are the students in Osmania University. इनकार कर रहे हैं, लेकिन जो भीड़ का नेता था ना, वो वहां पर लोकल बॉडी चुनाव लड़ चुका है कांग्रेस के टिकट पर। तो बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने पूरे मामले पर क्या कहा, देख लेते हैं। The Congress party does not believe in free speech. It believes in Hitler Shahi. It believes in dictatorship. A country governed by rule of law where courts are functional will not allow this to happen. The question that needs to be asked by Mr. Revanth Reddy is, answered by Mr. Revanth Reddy is, why were the goons who threw stone on Allu Arjun's house, all of them belonging to the Congress party, was it sponsored by Revanth Reddy on the instructions of Rahul Gandhi? तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, इसमें हुआ क्या था कि परसों रात में अल्लू अर्जुन के घर पर, जो जुबली हिल इलाका है हैदराबाद में, वहां पर उनके घर पर तोड़फोड़, नारे, एक तरह से हमला किया गया था। उनके परिवार को डराया गया था। क्या हो रहा है? क्या पुष्पा को झुकाने की कोशिश हो रही है क्या? मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता श्याम सुंदर हैदराबाद से जुड़ रहे हैं और श्याम सुंदर से हम जुड़ते हैं। श्याम सुंदर, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो तोड़फोड़ वाला मामला है, इसमें तो रिपोर्ट ये भी है कि ये कह तो रहे हैं कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्र थे, लेकिन उसमें वो आदमी भी शामिल है जो इस भीड़ को लीड कर रहा था और कहा जाता है कि उसने कांग्रेस के टिकट पर लोकल बॉडी इलेक्शन भी कंटेस्ट किया है। तो कांग्रेस कैसे पल्ला झाड़ रही है? पूरा घटना फिल्म सितारा अल्लू अर्जुन के पुष्पा 2 के प्रीमियर शो पे हुआ था। उसपे जो स्टैम्पेड पे हुआ, एक परिवार में एक महिला के मृत्यु हो गई। उनकी बेटा अभी सीरियस में है, मतलब जी जान से लड़ रहे हैं। अभी फिलहाल उन्होंने तो अस्पताल में है। और 2-3 दिन के पहले जो जितने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उनके घर पे गए, स्टोन पेल्टिंग करे। और ये कहा जाता है कि ये पर्सनल एजेंडा के दिख रहा है, ये पूरा पॉलिटिकल इशू दिख रहा है। ये पूरा जितने भी है, अल्लू अर्जुन ने पहली बार, मतलब जो पुलिस वाले पूछताछ के लिए बुलाए तो 13 तारीख को पूछताछ के लिए भी आए थे, लेकिन उनको जी श्याम सुंदर जी बात पूरी कीजिए। हाँ,
नेक्स्ट डे उनको बेल मिलने की वजह से आ गए और ये महीने 27 तारीख को उनके कोर्ट में पेश है। उसमें से कल पुलिस वालों ने उनको नोटिस दिए थे और अल्लू अर्जुन उनके परिवार वाले पूरे लीगल टीम के साथ पूरे बातचीत करने के बाद आज सुबह 11:30 बजे चिकरपल्ली पुलिस स्टेशन को आए। इसमें अभी तक 3 घंटे का विचार पूछताछ से चला है। अभी अल्लू अर्जुन ने निकल के घर को चले गए, लेकिन जितने स्टैम्पेड है उनके वजह से उन्होंने भी बोला है कि ये गलती से हुआ, अचानक से हुआ, एक्सीडेंटली दिस केस हैपेंड बोल के भी मीडिया के सामने बताए सो है सर। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा श्याम सुंदर, और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं इस मुद्दे पर। विनोद जी, ये पुष्पा का बड़ा फेमस डायलॉग था और मैं तो पुष्पा देख आया हूं तो बहुत कुछ बता सकता हूं। मैं ये भी बता सकता हूं कि पुष्पा जो है फिल्म में सीएम को बदल डालता है। पुष्पा 2 में ये दिखाया गया है कि सीएम को ही बदल डालता है पुष्पा। कुछ ना कुछ ऐसा हो गया है क्या कि वहां पर तो सीएम को बदल डाला और ये कहा कि पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ खुन्नस है कि पुष्पा को झुकाना है। लाल जी देखिए, एक छोटी सी बात, और इसको लेके एक रेवंता रेड्डी जो सीएम हैं वो इसको कैसे तिल का तार बनाए हुए हैं और कैसे एक पहाड़ बनाए हुए हैं। इस चीज़ को देखिए कि एक मीटिंग में एक इस तरह का आयोजन था जिसमें जब ये पुष्पा के नायक हैं तो अल्लू अर्जुन उसमें सीएम का नाम कहना भूल गए थे और ये सीएम का नाम उन्होंने नहीं लिया। ये बात इतनी, अब सोचिए कांग्रेस के लीडरान को और कम से कम सीएम को कि ये ऐसे नागवार गुजरी कि एक सीएम का नाम जो तेलंगाना के सीएम है और उसका नाम कैसे अल्लू अर्जुन भूल गया, तो वो उनको अपमान मान लिया। और उसके बाद ये देखिए कि ये थिएटर में, संध्या थिएटर है लोकल हैदराबाद का, उस थिएटर के रिलीज में जो ये भगदड़ हुई, कायदे से उसके प्रशासन के इंतजाम को उसका दोषी ठहराया जाना चाहिए, पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, थिएटर के आयोजकों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। लेकिन आप उस थिएटर, उस फिल्म के नायक को ही, अभिनेता का जो सुपरस्टार है, आज की तारीख में उसके फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पे आप देखिए धमाका मचा रहा है, पूरे देश से लेकर दुनिया में पुष्पा 2 की चर्चा है। आप खबर बनवा रहे हैं कि पुलिस से पूछताछ हो रही है, उसको हाईकोर्ट ने, तेलंगाना हाईकोर्ट ने जमानत दी, बेल दिया, तो आप रात भर उसको जेल में रहने के लिए मजबूर कर दिया। ये सब दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से पार्टी बन जाती है खुंदक में। तो संजय गांधी याद आ जाते हैं कि आपको किशोर कुमार पसंद नहीं आए, आपको मजरेकर पसंद नहीं आए, कर दिया तो उनको। आपने उनको ब्लैकआउट कर दिया, आपने सेंसर लगा दिया। ये कौन सा निजाम है भाई? सही बात। आप संविधान की बात करते हैं और आप कहते हैं, रेवंता रेड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया अल्लू अर्जुन के मामले में, उन्होंने कहा कि हम समानता का ये इसमें लाना चाहते हैं कि कानून जो है सबके लिए एक बराबर है। तो कानून अगर अल्लू अर्जुन के लिए और जो मृतक महिला है उनके प्रति संवेदना दिखा सकते हैं, लेकिन आप उस कानून में सीधे सीधे उस सुपरस्टार को ही जिम्मेदार ठहराते हैं क्योंकि आपको खुंदक है। आप वहां के पुलिस व्यवस्था को, प्रशासन की व्यवस्था को, थिएटर की व्यवस्था को आप धता बता देते हैं और सीधे आप अल्लू अर्जुन को काबू में करना चाह रहे हैं। तो सीधे वो भी बता दिया है कि नहीं झुकेगा पुष्पा, नहीं झुकेगा पुष्पा। लेकिन आपने जो बात कही ना कि कांग्रेस पार्टी बन गई है, विधानसभा के अंदर छोटे भाईजान अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी अल्लू अर्जुन पर हमला बोला था। श्याम सुंदर जी, क्या ऐसा लगता है कि पूरा जो अल्लू अर्जुन है उसके खिलाफ एक इकोसिस्टम बन गया है क्या हैदराबाद में? एक कांग्रेस पार्टी बन रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने वहां पर बयान दिए थे बड़े अल्लू अर्जुन के खिलाफ में। श्याम सुंदर जी, 2 दिन के पहले जो असेंबली के हुआ था, सब असेंबली के टाइम पे भी एमआईएम के उम्मीदवार या फिर पूरे उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी भी अल्लू अर्जुन के खिलाफ एक लफ्ज बोला था, लेकिन अल्लू अर्जुन ने उनके साफ साफ बता दिया सो ये एक्सीडेंटल, मैं जो प्रीमियर पे गया था अचानक एक्सीडेंटल हुए सो हिस्सा है। ऑलरेडी अल्लू अर्जुन के पुष्पा टीम के पहले उनको आने के पहले भी पुलिस स्टेशन में एक नोटिस, मतलब एक रिक्वेजिशन लेटर भी दिए सो है, और रिक्वेजिशन लेटर के हिसाब से ही मैं वहां जाना पड़ा था। इसके पहले जितने भी उनके पहले। ठीक है। फिलहाल शुक्रिया श्याम सुंदर जी जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। और विनोद जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि अभी हम एक खास चर्चा करने वाले हैं कि कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस जो अधिवेशन कर रही है, तो मकसद क्या है, क्या पैगाम देना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है, इस पर खास मेहमानों के साथ खास चर्चा हम करने वाले हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं। इस वक्त ब्रेक पर जाने से हमने आपको बताया ही था कि हम खास चर्चा करने वाले हैं कि बेलगावी में, कर्नाटक के बेलगावी में अधिवेशन करके कांग्रेस क्या पैगाम देना चाह रही है और कांग्रेस अभी कौन से पिच पर खेल रही है, इस पर खास चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ बड़ी बातें, गांधी जी की विरासत और परिवार, जो कांग्रेस का परिवार है, नेहरू गांधी वाड्रा परिवार कह लीजिए। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में 1924 में कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन के शताब्दी समारोह के नाम से कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठक का आयोजन हो रहा है, वहीं पर बेलगावी में ही। तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह प्रदेश कर्नाटक में इस आयोजन को लेकर उनकी दलित पहचान को सामने रखकर कांग्रेस एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की योजना बना रही है। संविधान बचाओ के नारे के साथ कांग्रेस पार्टी अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए डॉक्टर आंबेडकर के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की भरपूर कोशिश करने की योजना बना रही है और कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी की छवि को बहुत बड़ा पेश किया गया था, एसेट माना गया था। लेकिन अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आगे करने पर कांग्रेस क्यों मजबूर हो गई? क्या गांधी परिवार को यह एहसास हो गया है क्या कि लोगों के बीच परिवार की चमक धीमी पड़ रही है? इसीलिए कांग्रेस पार्टी को गांधी जी की विरासत बताने की आवश्यकता है। सवाल बड़ा है कि गांधी जी कांग्रेस पार्टी की भूमिका सिर्फ स्वाधीनता संग्राम तक ही तो मानते थे। उन्होंने कांग्रेस को खत्म करने की सलाह दी थी, लेकिन गांधी सरनेम की जरूरत पिछले 75 साल से लगातार पड़ रही है। भारतीय कांग्रेस पार्टी का स्वाधीनता संग्राम में पहचान जन आंदोलन को लेकर था, लेकिन आज यह पार्टी परिवार की सत्ता की भूमिका में मात्र रह गई है। याद करने की बात यह है कि बेलगावी अधिवेशन में ही पहली बार वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत गाया गया था। यह देश में क्रांति जगाने वाला उद्घोष बना। लेकिन आज लग रहा है कि कांग्रेस को इसी वंदे मातरम से परहेज है। सवाल यह है कि हरियाणा, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को मिली हार ने उसे आत्म परीक्षण के लिए मजबूर कर दिया है क्या? क्या वाकई पार्टी संगठन में अन्य लोगों की भूमिका बढ़ाएगी? हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा कहते हैं कि हार की वजह लचर संगठन है। प्रदेश में 10 साल से कोई संगठन ही नहीं है। पार्टी नैरेटिव के दम पर चुनाव जीतने का दावा करती रहती है। 2 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के उदयपुर में उदयपुर डिक्लेरेशन पास किया था, जिसमें संगठन को धार देने के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए थे। उदयपुर प्रस्ताव में एक व्यक्ति एक पद, यह सबसे प्रमुख था। तो CWC के अधिवेशन में महासचिव या अन्य अधिकारी 5 साल से ज्यादा नहीं रखे जा सकते, ये भी बात थी। लेकिन मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं ही। फिर ये सवाल उठना लाजमी है कि एक व्यक्ति एक पद का हुआ क्या? सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी की टीम के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे जी की कोई भूमिका है भी या नहीं? मुद्दों की तलाश में कांग्रेस पार्टी इतना आतुर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को एडिट कर दिया 12 सेकंड का और उसे डॉक्टर आंबेडकर के खिलाफ साबित करने पर तुली हुई है कांग्रेस। महाराष्ट्र के परभणी जिले में उधर सोमनाथ सूर्यवंशी, दुखद मौत हुई उनकी, लेकिन राहुल गांधी ने दलित का मुद्दा बना दिया। उनके परिवार से मिलकर उन्होंने पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप लगा दिया, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसे राहुल गांधी की बचकानी हरकत बता रहे हैं। सूर्यवंशी की मौत दरअसल हार्ट अटैक की वजह से हुआ। मुख्यमंत्री ने न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए हैं। उधर कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता और परिवार के कभी करीबी रहे मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि राहुल गांधी की जगह अब ममता बनर्जी को विपक्षी इंडी गठबंधन का नेतृत्व दे देना चाहिए। सशक्त विपक्ष की भूमिका में अय्यर राहुल गांधी को अब योग्य नहीं मानते। दरअसल सांसदों पर हुए हमले के बाद प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर भी राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी एक पारिवारिक व्हाट्सएप ग्रुप बनकर रह गई है। गांधी परिवार के 3 सदस्य संसद में हैं। जाहिर है कि संगठन की भूमिका परिवार से ऊपर शायद कभी नहीं हो पाएगी। लेकिन कांग्रेस के नेता
और मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा पूरे मुद्दे पर, सुन लीजिए। 27 तारीख को बेलगावी में ही विशाल पब्लिक रैली होगा। सभी सांसद वहां मौजूद होंगे, कांग्रेस सांसद, और देश भर के कांग्रेस नेता कार्यकर्ता वहां लाखों की तादाद में मौजूद होंगे। 26 तारीख को 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे जो देश के सामने कांग्रेस पार्टी का क्या कार्यक्रम होगा अगले 1 साल के लिए, वो हम देश के सामने रखेंगे। तो जो कांग्रेस का आयोजन होना है कर्नाटक के बेलगावी में, उसके बारे में जयराम रमेश बता रहे थे। लेकिन कांग्रेस के खिलाफ भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में नाटक कर रही है और अपने राजनीतिक हितों के लिए समाज में भ्रम फैलाने का काम कर रही है। जिस कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर को 1952 के लोकसभा के चुनाव में हरवाया, 54 के बाई इलेक्शन में हरवाया, जिस डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी ने मजबूर किया कि वो देश के कानून मंत्री से इस्तीफा दें, जिस देश के महान सपूत भारत रत्न को कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न भी नहीं दिया, वो काम भी 89 में तब हुआ जब बीजेपी की सरकार वीपी सिंह का समर्थन कर रही थी। जिस कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर का एक स्मारक नहीं बनने दिया, वो आज चली है उनके नाम पर प्रेस करने के लिए। कांग्रेस पार्टी स्टॉप दिस हिपोक्रेसी। और जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट में बताया था कि महाराष्ट्र के परभणी में राहुल गांधी गए थे दलित का मुद्दा बनाने के लिए एक व्यक्ति की दुखद मौत को लेकर। तो राज्य के मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, देखिए। राहुल गांधी या ठिकाणी केवळ राजकीय हेतून आले होते। ही केवळ राजकीय भेट होती। लोकांमध्ये जाती जातींमध्ये विद्वेष तयार करायचा एवढं एकमेव ध्येय त्यांचं आहे। तेच काम गेले अनेक वर्ष आता ते सातत्याने करतायत। त्यामुळे मला असं वाटतं की त्यांनी हे जे काही विद्वेषाचं त्यांचं काम आहे हे त्या ठिकाणी जाऊन पूर्ण केलेलं आहे। महाराष्ट्राचं सरकार संवेदनशील असल्यामुळेच या ठिकाणी या संपूर्ण प्रकरणाची आम्ही न्यायालयीन चौकशी ही घोषित केलेली आहे। न्यायालयीन चौकशीमध्ये या संदर्भातलं सगळं सत्य आणि तथ्य बाहेर येईल। काहीही लपवण्याचं कारण नाहीये आणि जर त्या चौकशीमध्ये कुठल्याही प्रकारे मारहाणीमध्ये किंवा अशा प्रकारच्या गोष्टींमुळे हा मृत्यू झालाय असं बाहेर आलं तर कोणालाही सोडलं जाणार नाही। कठोरात कठोर अशा प्रकारची कारवाई ही केली जाईल। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मराठी में बात कर रहे थे कि राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं। हमने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये उनकी बातचीत का सार था। बहरहाल इस पूरे मामले पर अब हम अपने खास मेहमानों से जुड़ते हैं और खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत धनंजय गिरी जी इस चर्चा में। दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के पक्ष में बड़ी मजबूती से बात रखने वाले, नमस्कार, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं मौजूद। मैं चर्चा की शुरुआत उन्हीं के जरिए करता भी हूँ। विनोद जी, ये क्या कुछ एक का एक जो तमाम बातें हुई, आप देखिए वही खरगे जी जिनके नाम को चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने आगे किया था कि इनको बनाते हैं, उस समय कांग्रेस बिल्कुल जिसे कहते हैं चुप्पी मार गई, है ना। अब उन्हीं खरगे जी को कर्नाटक उनका गृह राज्य है, वहां पर क्या कांग्रेस पार्टी उभारने प्रोजेक्ट करने के लिए मजबूर हो गई है? लाल जी, आप कह सकते हैं कि देश के जो एक इतिहास है बेलगावी का, बेलगांव का, जो ये गांधी जी के जिस समय में एक अध्यक्षता की थी राष्ट्रीय कांग्रेस का जी, आप कह सकते हैं कि वो इतिहास तो है और वो इतिहास का अभी देश में स्मरण भी होना चाहिए इस बहाने।
लेकिन कांग्रेस पार्टी का देखिए कि उस ऐतिहासिक सम्मेलन का जो नारा है, उस नारा को अगर आपके सामने में मैं रखूं तो उस नारे का नाम है जय बापू, जय भीम, जय संविधान। अब इसमें ये कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में ना तो नेहरू जी है, ना कोई इंदिरा जी की पार्टी है, इंदिरा कांग्रेस में इंदिरा जी का फोटो लगेगा। तो अचानक जो है ये कांग्रेस पार्टी की शिफ्टिंग देखिए कि बापू के साथ में अब भीम है, डॉक्टर अंबेडकर को लगाया गया है। तो क्या रविशंकर प्रसाद जो हिपोक्रेसी कह रहे थे वो गलत है? आपके कांग्रेस पार्टी में अंबेडकर का दूर दूर तक कभी कोई नाता रिश्ता नहीं रहा है। खुद का अंबेडकर जब भी इलेक्शन लड़े हैं वो इलेक्शन अपनी पार्टी के नाम से ही इलेक्शन लड़ा है, जिनको आपने हराया है। लेकिन आप आज कांग्रेस के अधिवेशन में जो नारा देते हैं उस नारे में आपका जय बापू, जय भीम, जय संविधान है। बिल्कुल, देश को इस बात को समझना चाहिए बिल्कुल कि कांग्रेस पार्टी को आखिर क्यों जरूरत पड़ी है। एक तो वहां बेलगांव में इस अधिवेशन को लेके, और दूसरा जो दलित फेस के नाम पे अपने अध्यक्ष को सामने में रखने का। बिल्कुल, तो ये भी कारण समझना होगा कि अगर जो लोकसभा इलेक्शन के बाद जो राहुल गांधी का इमेज को लेके कांग्रेस पार्टी एक बड़े तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर एक विकल्प को लेके सामने में रखा था जी। क्या वही राहुल गांधी महाराष्ट्र और हरियाणा इलेक्शन के बाद रह गए हैं? तो अगर राहुल गांधी के इमेज को लेके परिवार में ये लगा है कि राहुल गांधी से ना हो पाएगा, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक दलित कार्ड के रूप में अपने अध्यक्ष को आगे किया है। जाहिर सी बात है वो गांधी जी के उस विरासत को एक नाम देने की कोशिश किया है कि ये परिवार जो है वो गांधी जी के विरासत में है। तो उस परिवार को याद रखने की जरूरत है कि इसी बेलगांव के सम्मेलन में पहली बार वंदे मातरम गीत का अनाउंस हुआ था और वो राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय क्रांति का गीत बना था। आज इस परिवार को वंदे मातरम से क्यों दिक्कत है, ये सवाल तो पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा विरासत को लेकर। बिल्कुल, दुष्यंत नागर जी एकदम मुस्तैद है सवाल का जवाब देने के लिए भी, देखिए बिल्कुल तैयार हैं। सर ये बताइए दुष्यंत नागर जी कि नेहरू जी, इंदिरा जी के साथ ये बेलगावी में नाइंसाफी क्यों होने जा रही है सर? क्यों नहीं उनका नाम लिया जा रहा है, नेहरू जी का, इंदिरा जी का? क्या ऐसा तो नहीं, आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं इसलिए पूछ रहा हूं, क्या ऐसा तो नहीं कि धनंजय गिरि जी की पार्टी ने परिवारवाद को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, बहुत ज्यादा हमला बोला, तो कांग्रेस जो है अब नेहरू जी के साथ और इंदिरा जी के साथ भी नाइंसाफी करने के लिए मजबूर हो गई है, राहुल गांधी जी को भी थोड़ा पीछे करके मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आगे लाने को मजबूर हो गई है क्या? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी है, यहाँ नीति, सिद्धांत और विचार से काम होता है। आरएसएस से मांगे हुए प्रचारक लाके यहाँ पे सिस्टम को अर्थात संगठन को नहीं चलाया जाता है। मैं ये बताना चाहता हूँ 100 वर्ष हो गए हैं बापू के अध्यक्ष बनने की, ये 100वीं वर्षगांठ है। आज देखिए कांग्रेस ने कितना लंबा सफर तय किया है और 100 वर्ष के बाद में एक दलित समुदाय का नेता जिसने 50 वर्ष संघर्ष किया है और अपने दम पे आगे बढ़ के आया है और लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित अध्यक्ष है। जी जी जी, ये एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जहां पर्ची से निकल के मुख्यमंत्री बन रहे हैं और पर्ची से ही अध्यक्ष बन रहे हैं, जहां लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। दूसरा मैं जवाब देना चाहता हूं श्री मिश्रा जी को। बिल्कुल, मिश्रा जी ने कहा कि बाबा साहेब श्री भीमराव अंबेडकर जी का कांग्रेस से कोई नाता नहीं रहा। तो ये विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन ये जानबूझ के सरकार की भक्ति में झूठ बोलते हैं। आप सच बोल दीजिए। 1946 में मुंबई के विधायकों ने बाबा साहब श्री भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा, वर्तमान की राज्यसभा का सदस्य चुना था। ये पूरा दुनिया जानती है, ये ऐतिहासिक एक तथ्य है और यही सत्य है। बाबा साहब का अगर आप बोल लीजिए फिर कुछ सत्य मैं भी बताता हूँ। आज भी उनके मुद्दों को कौन लेके चल रहा है? वो राहुल गांधी चल रहे हैं, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चल रही है। ठीक है। बाबा साहब का अपमान किसने भरी संसद में किया, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये गिरी वो तो बीजेपी के सीएम आप बताएंगे। ये इनके मन में भी अंबेडकर साहब के लिए बड़ा आदर है, लेकिन ठीक है। मैं थोड़ा सा विनोद जी की बातों को थोड़ा आगे, मतलब जिसे कहते हैं ना करेक्ट करना। विनोद जी ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर का कांग्रेस से कोई रिश्ता नहीं रहा है। मैं कहता हूं रिश्ता रहा है।
रिश्ता रहा है 2-2 बार चुनाव हराने का, रिश्ता रहा है उनको कांग्रेस की तमाम सरकारों के दौरान भारत रत्न नहीं देने का, रिश्ता रहा है अंबेडकर जी की बातों को नहीं मानने का, रिश्ता रहा है अंबेडकर जी को इस्तीफा, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने का, रिश्ता रहा है उनके द्वारा बताए गए कॉमन कोड को लागू नहीं करने का। यह रिश्ता रहा है कांग्रेस का। भारत की एकता आप सबके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आइए ऐसा मत करिए। क्या चीज बताइए, इसमें से कोई भी चीज अगर तथ्यात्मक रूप से गलत हो तो मुझे बताइए। कोई भी चीज अगर तथ्यात्मक रूप से गलत हो तो मुझे बताइए। किस नेता को चुनाव जिताना है और किस नेता को नहीं जिताना है, भारत की महान जनता तय करती है। और नेहरू जी खुद प्रचार करने के लिए गए थे उपचुनाव के दौरान। दुष्यंत नागर जी उपचुनाव के दौरान प्रधानमंत्री उस समय के पंडित नेहरू अंबेडकर के खिलाफ प्रचार करने के लिए गए थे। मैं आता हूं आपके पास, आता हूं, लेकिन धनंजय गिरी जी, आप इस प्रकार से सवाल मत उठाइए देश की महान जनता के ऊपर। और नहीं, महान जनता के ऊपर तो कैसे कैसे सवाल उठाए जाते हैं दुष्यंत नागर जी। महान जनता जो है वो अपना सरकार चुनती है और जहां जीतते हैं वहां कहते हैं बड़ा अच्छा जनता ने चुना, जनता ने चुना। जहां हारते हैं वहां महान जनता के ऊपर कह देते हैं ईवीएम ने कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो महान जनता पर क्या क्या सवाल उठाए जाते हैं वो हमने देखे हैं, वो जनता भी देख रही है। धनंजय गिरी जी, मैं आता हूं दुष्यंत नागर जी, आता हूं। चुनाव आयोग ने तो बिल्कुल सिलसिलेवार जवाब दिया है। धनंजय गिरी जी वो कह रहे हैं कि देखिए हमने तो, या कांग्रेस पार्टी ने तो कभी अंबेडकर जी का अपमान नहीं किया, कभी मतलब उस तरह से नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर जी का अपमान कर रही है। आपने तो मुझे लगता है पूरा प्लान बना रखा है कि आपके बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को जवाब देने वाले। जरा अपने प्लान का खुलासा यहां भी कर दीजिए, इस प्लेटफॉर्म पर भी। लालचंद जी, बाबा साहेब का नाम कांग्रेस जितना बार लेगी उतना ही अनावृत होती चली जाएगी। और बाबा साहब को चुनाव हराने, और बताए कि बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद से लेकर के 89 तक कभी बाबा साहब के भी लाइमलाइट में नहीं आए। 600 संस्थानों का नाम गांधी नेहरू परिवार के नाम पर है। उसमें राजीव गांधी खेल रत्न से लेकर, स्टेडियम से लेकर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर कनॉट प्लेस में मेट्रो स्टेशन तक का नाम राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू के नाम पर है। बाबा साहब के नाम पर कहीं कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास कहने के लिए भी कुछ नहीं है। चुनाव हरवाने को छोड़ दीजिए, जिसने चुनाव हरवाया उसको पद्म भूषण देने के लिए भी कांग्रेस के पास था। को पद्म भूषण भी दिया, लेकिन बाबा साहब को देने के लिए कोई सम्मान नहीं था। बाबा साहब इस धरती के रतन थे। भारत माता की गर्भ से बड़ा, दिनकर ने लिखा है, बड़ा अनूठा रस प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में संजो कर रखती बड़े बेशकीमती लाल। भारत माता को बेशकीमती लाल को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी और भारत के नेता नरेंद्र मोदी जी ने दिया, उनका पंच तीर्थ बनवाया हमने, या हमने उनको भारत रत्न दिया, ये सम्मान कांग्रेस को नहीं पच रहा है। भारत बाबा साहब को दलित नेता कहना या किसी भी नेता को दलित नेता कहना, बेलगावी में तो वो बड़ा सा फोटो लगाने वाले हैं अंबेडकर जी का, एक बहुत बड़ा अपमान है। यही नहीं, जब सच्चिदानंद सिन्हा के पास लोग आए कि भाई हम लोग की पंडित उनका लगाना चाहते हैं, पंडित नेहरू ने लिखित में दिया कि दोबारा सेंट्रल हॉल में इनके अम्बेडकर की प्रति फोटो लगाने का प्रस्ताव नहीं आना चाहिए। ये वाला छूट ही गया था। सही बात है। इन सब बातों को लालचंद जी क्या कहा जाए, निर्लज्जता की भी सीमा है। भाई आप देखें, कांग्रेस कुआं देखने गई है। बेलगाम अधिवेशन का 100 साल पूरा हुआ, वहां महात्मा गांधी ने कुआं खुदवाया था। न उस कुएं में पानी बचा है, न कांग्रेस की आंखों में पानी बचा है, न वो कुआं निर्मल बचा, न निर्लज कांग्रेस हो चुकी है। वहां उस हम समझ गए यही सारी बातें आपके मुख्यमंत्री देश भर में घूम घूम के कहने वाले हैं, है ना लालचंद जी इसी अधिवेशन में बापू ने कहा था, शौच का संदेश दिया था, स्वच्छता का संदेश दिया था। और कांग्रेस के दुष्यंत नागर जी कुछ काउंटर कर रहे हैं। दुष्यंत नागर जी का एक काउंटर फिर विनोद जी के पास। लालचंद जी, मैं एक बहुत सम्मान के साथ एक बात कहूंगा। अच्छा, पहले धनंजय जी का पूरा हो जाने दीजिए। धनंजय जी पूरी बार बार बाबा साहब का नाम लेके उनको अपमानित करने का काम किया है। ऐसा ना भूतो ना भविष्यते कभी नहीं हुआ। और ठीक है, जनता वो सारा वीडियो, पूरा वीडियो देख रही है, पूरा वीडियो देख रही है जनता। बोलिए धनंजय जी, पूरी कीजिए आप। चुनाव होने वाला है, वहां पे धनंजय जी पूरी कीजिए, फिर विनोद जी के पास में जाऊंगा। आरएसएस को भी 100 वर्ष पूरे हो गए। आरएसएस में क्या कोई दलित
आज तक प्रमुख बन पाया? नहीं बन पाया। आप तो दलितों के विरोधी हो, दलित विचारधारा के विरोधी हो। आपका एक भी मुख्यमंत्री दलित नहीं है। बता दीजिए नाम अगर आपके पास कोई है। आपके युवा नेता जो सुबह से शाम तक टीवी में डिबेट करते हैं, उनमें एक भी दलित नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भी तो जगजीवन राम का पत्ता काट दिया था। लालचंद जी, मैं माफी चाहता मैं हूं। वही कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी ने भी तो जगजीवन राम का पत्ता काट दिया था, और कैसे फोटो रिलीज करके काटा था वो हम सब जानते हैं। रक्षा मंत्री रहे, गृह मंत्री हाँ रहे, ठीक है, प्रधानमंत्री नहीं बनाए ना, लालचंद जी, प्रधानमंत्री नहीं बनाए ना, ठीक है। धनंजय जी बात पूरी कीजिए, धनंजय जी। लालचंद जी, कमजोर विद्यार्थी जो होता है वो पेपर में एक बार नहीं लिख पाता है, तो कुदक कुदक के बीच में आता है कि थोड़ा सा और लिख लेने दो, थोड़ा सा और लिख लेने दो। यही हाल मैं नागर जी का देखता हूं। इनको कुछ कुछ याद आता है तो राहुल गांधी टाइप कूद कूद के बीच में आ जाते हैं। भाई एक बार बोल लो ना जितना बोलना है, अगर नहीं याद रहता है तो लिख के रख लिया करे, लिख के बोल दिया करे। मैं जानता हूं कि कांग्रेस कमजोर है और कांग्रेस के प्रवक्ता उससे ज्यादा कमजोर है। हमारे यहाँ गुरु प्रकाश पासवान एक बड़े दलित के आप विचारक, चिंतक, लेखक टीवी पर आते हैं। कांग्रेस पार्टी को मुखौटा चाहिए, हमें मुखौटा नहीं चाहिए, मुख चाहिए। और बदतमीजी नहीं, भाई मैं बीच में नहीं बोलता, और बीच में बोलने वाले को बदतमीज कहता हूं, और बदतमीजी नहीं करिए। अच्छा खैर अपनी अपनी बातें शालीनता के साथ, अपनी अपनी बातें शालीनता के साथ रखिए। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आता हूँ, आप दोनों के पास आता हूँ। विनोद जी को मुझे लाने दीजिए, विनोद जी को मुझे लाने दीजिए, फिर आप विनोद जी को लाने दीजिए। आप दोनों प्रवक्ता, आप बिल्कुल बिल्कुल अपना पूरी शालीनता के साथ। नागर साहब आप 1 मिनट आप पूरी नागर साहब रुकिएगा, आप अपने धैर्य से 1 मिनट सुन लेंगे। आप अपना पूरा स्कोर निकाल रहे हैं पार्टी के, ठीक है, मैं आता हूं। प्रवक्ता आपको जवाब दे रहे हैं। धनंजय जी आता हूं, ठीक है, आपका जवाब मैं देता हूं। आपने मुझे सवाल किया था। आपकी तरह खाली नहीं बैठी हुई है देश की जनता सुनने के लिए। थोड़ा पढ़ लिख लिया करिए, राहुल गांधी छाप बातें ना किया करिए। राहुल गांधी छाप बातें करना है, मुख्यमंत्री आप है। देश की जनता का समय कीमती है। आपके तरफ खाली नहीं बैठी हुई है देश की जनता। इस देश की जनता खाली नहीं बैठी आपकी तरह की बदतमीजी से बात नहीं। आप दोनों रुकिए, मैं 1 मिनट जवाब देता हूँ। पढ़ लिख के डाटा के साथ बात करिए। इस देश की जनता आपकी तरह खलियर नहीं है। अपनी अपनी बातें मजबूती से, शालीनता के साथ, क्योंकि आप जानते हैं ये पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग है, लोक सेवा प्रसारक है। यहाँ पर अपनी अपनी बातें दोनों, मैं दोनों मेहमानों से दोनों से साधारण अनुरोध करता हूं। 1 मिनट सुन लीजिए। नागर साहब मैं आपको थोड़ी सी कांग्रेस के, धनंजय जी रिक्वेस्ट लालचंद जी, मैं भी एक रिक्वेस्ट छोटा सा कर रहा हूं। बोल लीजिए, अपने अपने समय में बोलने में क्या बुराई है? ठीक है, ठीक है, आपकी बात सही है। धनंजय जी 1 मिनट सुन लीजिए। नागर साहब, आप कांग्रेस के बहुत दिन से जानते हैं, पुराने नेता हैं। ये अलग बात है, पहले आप समाजवादी थे, आप कांग्रेस पार्टी के हो गए हैं। लेकिन थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं आपको बताता हूं। अगर आपको उसमें कोई करेक्शन करना हो तो आप कर लीजिएगा। पिछले 2 साल में आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी के 2 अधिवेशन हुए हैं। वो अधिवेशन उदयपुर का एक सम्मेलन था, वहां पे एक बहुत बड़ा संकल्प भी आया था। उसके बाद रायपुर हुआ था। जरा सुन लीजिएगा ये जानकारी। उदयपुर सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी का रिजोल्यूशन पास हुआ था कि 1 मैन 1 पोस्ट, ये था, एक व्यक्ति एक पद का। उसके बाद आया था कि 5 साल से ज्यादा कोई भी महासचिव नहीं रहेंगे। रायपुर में उसी को एक्सटेंड किया गया कि 50% जो अधिकारी हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, थोड़ा वो सारे लोग जो होंगे उसमें दलितों की होगी, आदिवासी होंगे, उसमें ओबीसी के होंगे। क्या आप बताइए कि वो CW इसकी पड़ताल करेंगे। सीधे चलते हैं लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी उठाने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं, देश की आजादी के आंदोलन में और संविधान निर्माण के दौरान और स्वतंत्र भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक बड़ा योगदान था। अत्यंत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका समय समय पर रही। वे भारत माता के एक महान सपूत थे। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में
तमाम प्रकार के सामाजिक बंधनों का सामना करते हुए उच्च शिक्षा अर्जित की, वित्त और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ डिग्री अर्जित की और फिर उसके माध्यम से उन्होंने भारत को अपने उस ज्ञान से आलोकित करने में अपनी पूरी ताकत लगाई। भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में हर भारतवासी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। एक और भारतवासी के मन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने का भारत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य की है। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह जन्म शताब्दी वर्ष है और कल उनके जन्म सदी का एक आयोजन भी पूरे देश के अंदर होने जा रहा है। अटल जी की सरकार रही हो या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सदैव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान दिया, उन भावनाओं को प्रतिनिधित्व दिया और हर स्तर पर उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखा। चाहे वे पंचतीर्थ याद करें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म मऊ मध्य प्रदेश के जिस क्षेत्र में हुआ था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा जी ने स्मारक बनाने का काम किया था और उसका उद्घाटन सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया। दिल्ली में अंबेडकर सेंटर के लिए भूमि प्रदान किया था स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने और वहां पर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। दीक्षा भूमि नागपुर में भव्य स्मारक बनाने का कार्य हो या फिर इंग्लैंड में जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा अर्जित की थी, वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक बनाने का कार्य हो या फिर मुंबई के चैत्य भूमि, ये पंचतीर्थ जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं और बाबा साहब की स्मृति को जीवंत बनाए रख करके सदैव सदैव के लिए भारत के अंदर वंचितों और दलितों के लिए एक आशा की किरण के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान दिया। आज जो कुछ भी कार्य मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए की सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जिनमें पहली बार दलित और वंचित शासन की योजना का हिस्सा ईमानदारी के साथ बन रहा है, चाहे वह हर घर में शौचालय बनाने का कार्य हो, हर एक परिवार को, वंचित और दलित परिवार को आवास की सुविधा, सिर ढकने के लिए आवास की सुविधा हो, स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य हो, चाहे वह
देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वंचित तबके को शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का कार्य हो, ये सभी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर बखूबी चल रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसी बात के लिए सदैव प्रेरणा प्रदान करते थे। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी अपने इस अभियान को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है। एक और भारतीय जनता पार्टी उन मूल्यों, उन आदर्शों के प्रति समर्पित होकर के कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसका इतिहास देश के अंदर भारत के दलितों और वंचितों का अपमान करना, जिसका इतिहास तुष्टीकरण के आधार पर दलितों और वंचितों को उनके अधिकारों से पूरी तरह रोकने की एक कुत्सित चेष्टा का हिस्सा रहा है, और दूसरी तरफ तुष्टीकरण के आधार पर देश को विभाजन के कगार तक पहुंचाने का कार्य भी कांग्रेस ने किया। कौन नहीं जानता है कि पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बने। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद यह संभव हो पाया। और कांग्रेस ने अपनी इस कुत्सित मंशा का परिचय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपने विद्वेष भावना को तब परिचय दिया जब यूपीए की सरकार थी, और उस समय उन्होंने पाठ्य पुस्तकों के उस कार्टून को, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र को पंडित नेहरू के द्वारा कोड़े मारने के एक कार्टून के माध्यम से दिखाया था, एक कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता को दिखाता है। बाद में जब विरोध हुआ तो तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल को माफी मांगनी पड़ी थी, और ये पुस्तकों को वापस करना पड़ा था। कौन नहीं जानता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पहला आम चुनाव 1952 में मुंबई नॉर्थ से, फिर 1954 में उपचुनाव हराने का कार्य भी तो कांग्रेस ने ही किया था। यहां तक कि पंडित नेहरू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरोध में प्रचार करने के लिए गए। जब वे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भंडारा से चुनाव लड़ने के लिए गए महाराष्ट्र में, वहां पर भी उन्हें पराजित करवाया कांग्रेस ने। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संसद में जाएं, दलितों की आवाज बने, वंचितों की आवाज बने, और सदैव उन्हें अपमानित करने का काम करती थी। कांग्रेस लगातार, कांग्रेस की मंशा हमेशा ये रही, और कांग्रेस ने न केवल उन्हें हराया बल्कि उन्हें हराने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो अनन्य सहयोगी थे नारायण काजोलकर, उन्हें तोड़ करके उन्हें ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ चुनाव लड़वा दिया था। और हम सब जानते हैं कि उन्हें चुनाव लड़ाने के परिणति क्या थी, बाबा साहब चुनाव हारे, और उन्हीं काजोलकर को कांग्रेस ने 1970 में पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया। कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की महापरिनिर्वाण के बाद कहीं भी उनकी स्मारक नहीं बनने दिया। जो भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय
और आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय जो पंचतीर्थ बने हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, कांग्रेस ने नहीं। कांग्रेस ने कभी नहीं बनने दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कभी पद्म पुरस्कार तक नहीं लेने दिया। भारत रत्न भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तब मिला जिस सरकार में भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी। कांग्रेस का इतिहास इसी से आप समझ सकते हैं। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने इस्तीफे के दौर के बाद कही थी, जब उन्हें अपने पद को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, तो उन्होंने उस समय नेहरू सरकार पर आरोप लगाए थे। और ये परंपरा है कि कोई मंत्री अपने पद से इस्तीफा सदन के रहते हुए दे रहा है तो उसे सदन में बोलने का अवसर दिया जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं बोलने दिया सदन में, अपमान यहां पे भी किया गया। उनके इस्तीफे को उजागर नहीं होने दिया गया। अपने इस्तीफे में बाबा साहब अंबेडकर इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस को वंचितों और दलितों की चिंता नहीं है, पंडित नेहरू को दलितों और वंचितों की चिंता नहीं है, इन्हें मुसलमानों की चिंता है। ये वंचितों और दलितों से ज्यादा महत्व उन्हें देते हैं और मैं वंचित और दलितों की आवाज बनना चाहता हूं। मैंने वित्त और अर्थशास्त्र विषय से उच्च डिग्री हासिल की है। मुझे किसी संसदीय समिति में तक नहीं रखा गया है। ये पीड़ा उनकी थी जो वंचितों और दलितों के लिए जिस आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया था, देश के अंदर जिस सामाजिक समता के निर्माण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन होम किया था, उन्हें उससे वंचित करने का काम भी कांग्रेस किस रूप में कर रही थी। ये बाबा साहब अंबेडकर की पीड़ा उनके इस्तीफे के माध्यम से देखने को मिलती है। और याद करिए, जब कांग्रेस नेतृत्व की ही सरकार केंद्र में थी, तब उस समय कांग्रेस यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री भी इस बात को कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, या वंचितों और दलितों का नहीं है। यानी देश को कैसे लोग आपसी बंटवारे का कार्य कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के दलितों और वंचितों को अपमान करने का जो एक काला अध्याय कांग्रेस का रहा है, कमोवेश वही परिपाटी समाजवादी पार्टी ने भी अपनाई है। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2012 में जब सरकार बनी थी, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि सामाजिक न्याय से जुड़े हुए जो स्मारक हैं लखनऊ में बने हुए, सबको तोड़वा देंगे। यानी उन्हें सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं के स्मारक उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे, और उन्होंने अपने समय में किया भी। कन्नौज के बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज का नामकरण हटा दिया, उसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम हटा दिया। लखनऊ में भाषा विद्यालय मान्यवर कांसी राम जी के नाम पर स्थापित था। वे सामाजिक न्याय की जिस लड़ाई वो लड़े थे, समाजवादी पार्टी ने नाम हटा दिया। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का नाम हटा दिया, तमाम जनपदों से नाम हटा दिए गए। ये चीजें दिखाती हैं कि लोग किस रूप में समाज को विभाजित करने के लिए राजनीति करना चाहते हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी के बयान को आधा अधूरा मीडिया के सामने प्रस्तुत करके
उसके नाम पर किस प्रकार से अपनी राजनीतिक रोटियां इनके द्वारा सेकी जा रही है, किस तरीके से समाज को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है, अपने किए हुए पर पर्दा डालने के लिए इनके द्वारा लगातार इस शरारत की जा रही है। इन लोगों ने अपने कालखंड के दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सामाजिक न्याय के पुरोधाओं और महापुरुषों, दलितों और वंचितों के प्रति जो विद्वेष की भावना इन लोगों के मन में थी, ये आज भी उस प्रकार का आचरण लगातार कर रहे हैं। और यही कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दलितों और वंचितों के लिए नई नई योजनाएं ला रही है, उनके उत्थान के लिए कार्य कर रही है। जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें 100% सिचुएशन के लक्ष्य की ओर बढ़ाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। इन सब के पीछे प्रेरणा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने स्वयं लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बाबा साहब अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना हम लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हर सरकारी कार्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र हमारी सरकार के समय, डबल इंजन की सरकार के समय लगे हैं। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश से पहला दलित देश का राष्ट्रपति भी बनता है। पहली बार देश के अंदर कोई महिला जनजाति समाज से जुड़ी हुई एक मातृशक्ति भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठती है। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा, उनकी लीडरशिप सबको सम्मान देने की है। गृह मंत्री जी के एक बयान को संसद में, वह भी संविधान दिवस के अवसर पर, और संविधान दिवस का यह आयोजन भी 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में पूरा देश आयोजित करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करेगा। यह प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी की है। लगातार 2015 से संविधान दिवस के कार्यक्रम के साथ पूरा देश जुड़ता है। केवल मूल अधिकारों की ही नहीं, कर्तव्यों के बारे में भी जो प्रेरणा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की है, उससे पूरे प्रदेश को, पूरे देश को जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रयास कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान प्राप्त हो, हर स्तर पर सम्मान मिले। और संसद पर जब इन कार्यों को लेकर के संविधान सभा को, संविधान दिवस को लेकर के चल रही चर्चा का जवाब देते हुए आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपना भाषण कर रहे थे। उनके भाषण के छोटे से अंश को लेकर के कैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी इनके द्वारा एक वितंडावाद पैदा करने का प्रयास हुआ, कैसे इनके द्वारा गफलत पैदा और गलतफहमी पैदा करने का प्रयास हुआ। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका यह आचरण उनकी विद्वेष भावना को प्रदर्शित करता है। इन लोगों के द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति जो शब्द कहे गए थे पूर्व में, कौन नहीं जानता। समाजवादी पार्टी सरकार के समय उनके एक मंत्री जो सुपर सीएम के रूप में काम करते थे प्रदेश में, उनके वो वक्तव्य जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति उन्होंने किए थे, कौन नहीं जानता है। ये सभी, यही उनका वास्तविक आचरण था। और हम तो कांग्रेस के नेता राहुल जी से कहेंगे, देश की संसद में, संसद परिसर में सांसदों पर हमला हो, यह दृश्य भी देश ने देखा है
क्या यह आचरण उनका संवैधानिक माना जाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी का यह आचरण संवैधानिक माना जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के 2-2 सांसद चोटिल होते हैं। एक बुजुर्ग सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री चोटिल होते हैं, उन्हें गिराया जाता है। यानी अपने सारे कृत्यों को, मारपीट के कृत्यों को, बुजुर्गों को धक्का देने की कृत्यों को ये संवैधानिक बनाने का प्रयास करते हैं। देश की संसद में जब अनुसूचित जाति जनजाति के हितों के लिए या महिलाओं के कल्याण के लिए आने वाले बिल को जब से राहुल गांधी के द्वारा फाड़े जाते हैं, क्या यह आचरण संवैधानिक है? अपने इन असंवैधानिक कार्यों के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने की कांग्रेस की फितरत, चाहे वह कांग्रेस के द्वारा या समाजवादी पार्टी के द्वारा, इन सभी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देश की जनता इनके आचरणों से इन्हें कभी माफ नहीं करने वाली, क्योंकि आज इनका वास्तविक चरित्र सबके सामने आ चुका है और अपने किए पर पर्दा डालने के लिए ये वर्तमान में समाज में विद्वेष की खाई को और चौड़ा करना चाहते हैं। लेकिन यह इनके ये कृत्य कभी अब सफल नहीं होने वाले हैं। जनता इन्हें खारिज कर चुकी है, बार बार खारिज की है। 2014 में खारिज की, 2017 में खारिज की, 2019, 2022, 2024 और अभी हाल ही के चुनाव में भी खारिज की है, आगे भी खारिज करेगी। मुझे आप सबसे यह अपील करनी थी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इन कृत्यों को आम जनता के सामने रखने की आवश्यकता है और आम जनता ही नहीं बल्कि पूरे देश से ये दल अपने कृत्यों के लिए माफी मांगे। धन्यवाद जी। हम यही तो कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपने इन आचरणों पर भी बोलना चाहिए, कांग्रेस के इस आचरण पर भी बात की जानी चाहिए। आखिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कांग्रेस के समय क्यों नहीं मिला? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 1952 में, 1954 के उपचुनाव में और उसके बाद भंडारा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ चुनाव लड़वा करके, प्रचार करके और साजिश से उन्हें हराने की जो कुत्सित चेष्टा की, क्या इसके बारे में कांग्रेस बताएगी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी योग्यता के विपरीत काम नहीं करने दिया गया, प्रचार करके और साजिश से उन्हें हराने की जो कुत्सित चेष्टा की, क्या इसके बारे में कांग्रेस बताएगी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी योग्यता के विपरीत काम नहीं करने दिया गया, वित्त और उद्योग जैसे महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व नहीं दिया गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किसी महत्वपूर्ण संसदीय समिति का चेयरमैन है। कांग्रेस को इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कोई भी स्मारक कांग्रेस ने अपने कालखंड में सर्वाधिक समय तक देश के अंदर, कांग्रेस की सरकार थी, भारत के संविधान के महानायक का, इस महान शिल्पी का स्मारक, चाहे उनकी जन्मभूमि में हो, चाहे उनके दिल्ली का जो सरकारी आवास था उसमें हो, उनकी दीक्षा भूमि नागपुर में हो, उनके चैत्य भूमि मुंबई हो या उनकी उच्च शिक्षा की भूमि जहां पर उन्होंने अपनी डिग्री ली थी, उच्च शिक्षा की डिग्री इंग्लैंड में ली थी, वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोई स्मारक कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस को इस पर भी सफाई देनी चाहिए और देश की संसद में से राहुल गांधी के द्वारा
देश की संवैधानिक मर्यादाओं को, संसदीय परंपराओं को तार-तार करते हुए जो बिल की प्रतियां फाड़ी थी, क्या कांग्रेस इसके बारे में माफी मांगेगी? और कांग्रेस को इसके बारे में देश की जनता को बताना चाहिए। धन्यवाद जी। सीधा प्रसारण आप देख रहे थे लखनऊ से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जैसा कि हम आपको बता ही रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप योगी आदित्यनाथ का देख रहे थे। फिलहाल इस वक्त में इतना ही। नमस्कार। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी,